किस्से कहानियाँ विद मोटिवेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। राज रानी जी अपने पति और बेटों के साथ भरे पूरे परिवार की मालकिन थीं। परिवार सुखी और संपन्न था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बहुएं भी एक से एक गुणी और सुंदर थीं और सासू माँ की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती और छोटे छोटे पोते पोतियों से घर की रौनक ही अलग थी। पैसे के मामले में बेशक वह इतने रईस नहीं थे, लेकिन राजरानी के पति राम किशन जी ने कुछ खेत मजदूरी पर ले रखे थे। सालाना रुपये देकर वे उन खेतों में मजदूरी करके फसल उगाया करते थे, जिससे घर के खर्च चलाने में भी आसानी हो और दो पैसे भी बच जाएं। और राजरानी जी ने कुछ जानवर भी पाल रखे थे, तो जानवरों का सारा काम राजरानी जी और उनके पति रामकिशन जी कर लेते थे। बहुओं और बेटों को खेती बाड़ी और जानवरों के काम से कोई मतलब नहीं था और बच्चों के प्यार में वे दोनों भी यही सोचते कि अच्छा है बच्चे इन सब से दूर ही रहें, तो हमें तो आदत है और फिर जब तक हाथ पैर चलते रहे अच्छा ही है। एक दिन राजरानी जी रामकिशन जी के साथ खेतों पर ही थीं। रामकिशन जी खेतों में पानी छोड़ने के लिए ट्यूबवेल चलाने के लिए गए, किंतु बारिश के कारण वहां कहीं लाइन शॉर्ट होने की वजह से स्टार्टर में करंट आ रहा था, जिसका रामकिशन जी को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। वह तो राजरानी जी से बातें कर रहे थे। राजरानी जी कह रही थी, सुनिए जी, आज थोड़ा जल्दी घर चलेंगे, मुझे डॉक्टर के पास दिखा लाना। मेरी आंखों में कुछ दिक्कत है, शायद सही से दिखाई नहीं देता आजकल। रामकिशन जी ने उनसे बस कह ही रहे थे कि बस 1 घंटे पानी चला दूं, फिर चलते हैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर। कि तभी जैसे ही उन्होंने ट्यूबवेल चलाने के लिए स्विच ऑन किया कि जोरदार करंट का झटका लगा और वह दूर जाकर गिरे। यह देखकर राजरानी जी रामकिशन जी की ओर दौड़ी और उनके मुंह से चीख निकली। वह रामकिशन जी को बार बार उठाने की कोशिश करने लगी, पर वह कुछ नहीं बोल पा रहे थे। बस राजरानी जी का हाथ पकड़कर उनकी ओर देखते देखते ही उन्होंने अपनी पलकें बंद कर लीं और उधर यह देख राजरानी जी और घबरा गईं और मदद के लिए पुकारने लगी। जब वह कुछ देर और मदद के लिए पुकारती रहीं, लेकिन किसी ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी, तभी वहां से एक आदमी गुजरा, जिसकी मदद से राजरानी जी ने रामकिशन जी को अस्पताल पहुंचाया। अब तक बहू और बेटों को भी सब कुछ पता चल चुका था और वह भी अस्पताल में ही थे। डॉक्टर ने अपनी पूरी तरफ से कोशिश की कि रामकिशन जी के धड़कन वापस ला सकें, किंतु अब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने आकर कहा, माफ़ कीजिए माता जी, लेकिन हम आपके पति को नहीं बचा सके। यह सब सुनकर राजरानी जी के तो जैसे शरीर से प्राण ही निकल गए। वह धम से वहीं गिर पड़ी और बेहोश हो गईं। उनकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। बेचारी बिल्कुल किसी पुतले की तरह वहीं गिर पड़ी और कुछ देर तो उनकी आंखों से आंसू ही ना निकले। फिर जैसे ही अपने पति का चेहरा उन्होंने देखा और अपने बच्चों को रोते हुए देखा, तो वह फूट फूट कर रोने लगी और वे रोते हुए अनेकों बातें कह रही थीं। आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए? किसके सहारे छोड़कर चले गए? अब मेरा इस दुनिया में क्या ही रह गया है? आपके बिना किसके सहारे इतनी बड़ी दुनिया में मैं जीऊँगी? आपने तो मुझे जीवन की इस राह में बीच में ही छोड़ दिया। राजरानी जी की लगातार रोए जा रही थी। डॉक्टर ने परिवार वालों को उनकी बॉडी सौंप दी और अब रामकिशन जी के बेटे ने उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। सभी बहुत ज़्यादा दुखी थे। परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था और राजरानी जी तो जिस दिन से रामकिशन जी की मौत हुई थी, उस दिन से ही जैसे किसी पुतले के समान थी। ना उन्हें खाने का होश था, ना पीने का। बस एकटक अपने पति की तस्वीर को निहारती रहती थी और उनकी आंखें लगातार उनकी आंखों से आंसू बहते रहते थे। देखते ही देखते रामकिशन जी की 13वीं भी कर दी गई और अब 13वीं के बाद सभी रिश्तेदार और उनकी इकलौती बेटी भी वापस जा चुके थे। अब राजरानी जी अपने बेटे और बहू के साथ घर में रह गई थीं
हालांकि रामकिशन जी की मौत के बाद शुरू में उनके बच्चे उनका बहुत ध्यान रखते थे, पर धीरे धीरे समय बीतता रहा और बच्चे भी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होते गए। राजरानी जी ने भी समय के साथ खुद को संभालने की कोशिश की, और कहते हैं ना कि किसी भी दुख का सबसे बड़ा मरहम समय ही होता है। समय के साथ साथ हर घाव भर जाता है। कुछ ऐसा ही राजरानी जी के साथ भी था। राजरानी जी की समय के साथ अपने दुख को भूल रही थीं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली दुख तो अभी शुरू होना बाकी है। धीरे धीरे समय के साथ साथ उनकी बहू के बर्ताव में परिवर्तन आने लगा। अब जो बहू अपनी सास को हाथों हाथ रखती थी, वही बहू अपनी सास के हर काम को टाल मटोल कर देती थी। एक दूसरे पर टाल देती और दूसरी पहली पर। दोनों आपस में हमेशा यही बहस करती रहती कि मैं ही क्यों करूं, यह तुम्हारी भी तो सास है, और यही बहस करके दोनों ही काम से बच जाती। अब राजरानी जी अकेली खेतों का सारा काम तो नहीं संभाल सकती थी, इसलिए उन्होंने खेत पर मजदूर रख दिए। लेकिन पशुओं का सारा काम अब भी वही किया करती थी, जैसे खेतों से चारा लाना, पशुओं को चारा खिलाना, दूध निकालना, उनका गोबर आदि डालना, साफ सफाई करना। यह सभी काम राजरानी जी खुद ही किया करती थी। इतने के बाद भी जब वह घर के अंदर आती तो उनकी बहुएं हमेशा ही किसी न किसी बात को लेकर लड़ने लग जाती। एक दिन जैसे राजरानी जी अपने घेर से पशुओं का काम निपटाकर घर की तरफ आईं, तो उन्होंने आकर देखा कि अभी तक उनकी बहू ने खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बनाया है। राजरानी जी बड़ी बहू को आवाज देकर बोली, बेटा इतना समय हो गया, तूने अभी तक खाने को कुछ नहीं बनाया। तब वह बोली, मैं ही क्यों बनाऊं, मैं क्या इस घर की नौकरानी हूँ? आपकी छोटी बहू क्या कमरे में पड़ी पड़ी अचार डाल रही है? बाहर आकर कुछ काम नहीं कर सकती क्या? राजरानी जी दोनों की चिक चिक सुनते हुए बोली, ठीक है, दोनों शांत हो जाओ और जरा जरा सी बात को लेकर झगड़ा मत किया करो। नहीं करना है तो मत करो, मैं खुद ही बना लूंगी। इतना कहकर राजरानी जी खाना पीना बनाने लगीं। जब खाना बन गया तो दोनों आकर बैठ गईं और खाना खाकर फिर से अपने कमरों में चली गईं। अब राजरानी जी ने घर का काम निपटाया और काम निपटाकर आराम से धूप में बैठ गईं, क्योंकि सर्दियों के दिन थे तो समय का पता ही नहीं चला था। काम में लगे लगे उन्हें 2 बज गए थे। उन्होंने सोचा 1 घंटे आराम कर लेती हूँ, फिर शाम के समय पशुओं को चारा भी डालना है, और पशु भी अनेक काम होते हैं। राजरानी जी जैसे ही बरामदे में आराम करने लेटी थी, 1 घंटे आराम करके और पशुओं को चारा डालने के लिए अपने घेर की ओर चल दी। फिर शाम को जानवरों का काम निपटा कर आई तो आकर देखा कि बस रोटियों वाले बर्तन में 2 ही रोटी रखी हुई थी। उन्होंने अपनी बहू को फिर से आवाज लगाई और कहा, बहू रोटियां बनाई नहीं है क्या? तब उनकी बहू ने कहा, बनाई तो थी लेकिन खत्म हो गई, आपके लिए उसमें 2 रोटियां रखी हैं, वही खा लीजिए। अब राजरानी जी सोचने लगी, चलो कोई बात नहीं है, यह 2 रोटी खाकर दूध पी लूंगी तो आराम से नींद आ जाएगी। और उन्होंने ऐसा ही किया, वह आराम करने लगी। अगले दिन जब आई तो फिर से उनकी बहू ने कुछ ना बनाया। अब राजरानी जी पूरे दिन काम करते करते थक जाती थी। पहले तो जानवरों का सारा काम निपटा कर आती और फिर घर में आकर घर का सारा काम निपटाती। खाना पीना झाड़ू बर्तन पोछा आदि जो भी घर के काम होते हैं, घर आकर वे सभी काम निपटाती और शाम को फिर से जानवरों के लिए चारा डालने चली जाती। आकर देखती तो कभी रोटी मिल जाती तो कभी एक भी रोटी ना मिलती। इन छोटी छोटी बातों पर वे कोई कलेश नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप दूध पीकर सो जाया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था कि एक दिन जब शाम को राजरानी जी पशुओं के काम निपटा कर आईं तो देखा कि आज भी उनके लिए एक भी रोटी नहीं बची थी। उन्होंने अपनी बहू से कहा, बहू जब तुम्हें पता है कि रोज ही रोटियां कम पड़ जाती है तो तुम आटा थोड़ा ज़्यादा गूंथ लिया करो ताकि रोटियां कम ना पड़े। तब उनकी बहू चीखती हुई बोली, हाँ, पैसे तो जैसे पेड़ पर लगते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब आपके पति जिंदा नहीं है सासू माँ, और ना ही खेतों का काम होता है, तो घर में गेहूं तो है नहीं, और फिर आपके बेटे जितना कमाते हैं उतने में हमें बहुत सारे खर्च चलाने होते हैं। सारे पैसे बस गेहूं पर खर्च नहीं कर सकते, और फिर ऐसा तो है नहीं कि पैसे पेड़ पर उगते हैं। वैसे भी इतनी महंगाई है, जितना मिल रहा है उतना ठीक है, और आप तो ऐसे कह रहे हैं
जैसे आप हमेशा भूखी ही रहती हैं। अरे अगर एक आध रोटी कम भी पड़ गई तो कौन सी आफत आ गई। यह जो इतना बड़ा गिलास भरकर दूध पीती हैं, फिर भी आपको खाने की कमी रह जाती है। अगर इतना बड़ा गिलास भरकर इंसान दूध पिए तो उसे वैसे भी कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर आपको तो हर चीज़ चाहिए, खाने को भी चाहिए और पीने को भी चाहिए। तब राजरानी जी नाराज़गी जाहिर करते हुए बोलीं, यह कैसी बातें कर रही है तू बहू? आखिर क्या तुझे मेरा खाना पीना भी अखरने लगा है? और जहाँ तक बात रही महंगाई की, तो महंगाई एक दिन में तो बढ़ नहीं गई है जो तुझे मेरी रोटियां अखरने लगी। और ऐसा भी नहीं है कि पूरे परिवार में मैं ही सबसे ज़्यादा खाती हूँ। और जहाँ तक बात रही दूध पीने की, तो मैं अपनी मेहनत करती हूँ, दिन रात काम में लगी रहती हूँ। कुछ खाऊंगी नहीं तो शरीर में जान कहाँ से आएगी? और अगर जान नहीं रहेगी तो कुछ काम भी नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए मैं करती हूँ तो खाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पूरे दिन बैठी रहती हूँ और तुम मुझे मुफ्त की रोटियां खिला रही हो। बस राजरानी जी ने इतना कहा और उनकी बहू रोती रोती मुंह पर हाथ रखती हुई अपने कमरे में गई और अपने पति से जाने क्या क्या कह दिया। अब राजरानी जी का बेटा सुनील बाहर दौड़ता हुआ आया और अपनी माँ पर चिल्लाता हुआ बोला, क्या है माँ, एक तो आपके इतने खर्चे झेलो, ऊपर से आपके नखरे भी देखो। क्यों आपने बिना बात ही बेचारी सुनीता को इतनी सारी बातें सुना दी? आखिर उसने आपसे कहा ही क्या था? कुछ गलत तो नहीं कहा उसने? जो भी कहा बिल्कुल ठीक कहा। राजरानी जी अपने बेटे की बात सुनकर चौंक गई और बोली, क्या कहा? वह ठीक कह रही थी। मतलब तुझे भी ऐसा लगता है कि मेरा खाना तुम सबसे ज़्यादा है, या मैं मुफ्त मुफ्त का खाना खाकर बैठती हूँ? तो बेटा बोला, माँ ना तो सुनीता ने ऐसा कुछ कहा था और ना मैं ऐसा कुछ कह रहा हूँ। और अगर आपको ऐसा लगता है तो कुछ गलत नहीं लगता। आखिर आप करती ही क्या है, बस घेर में जाकर बैठ जाती है और वहाँ जानवरों का काम जरा निपटा लेती हैं। यहाँ घर के 1000 काम करती है वह, फिर भी आपकी बातें सुनती रहती है। कभी कभार इंसान को आराम भी चाहिए होता है। वह तो आपसे कभी नहीं कहती कि मैं आज रोटियां नहीं बनाऊंगी। वह तो रोज ही हमारे लिए खाने पीने को बना देती है ना। फिर भी आप उम्मीद करती हैं कि वह आपकी बातें सुनती रहे। कमाल की बात करती हैं। आप भी आज के बाद उससे फालतू की बात मत करिएगा। इतना कहकर बेटा वहां से चला गया और राजरानी जी उसे जाते हुए देखती रह गईं। धीरे धीरे समय बीत रहा था और राजरानी जी को अपने बेटे और बहू के रंग भी दिखने लगे थे। इसलिए वह भी ज्यादा कुछ नहीं कहती थी। अगर अब खाना मिल जाता तो ठीक, ना मिलता तो ठीक, दूध पीकर ही सो जाया करती। ऐसे ही एक दिन उनकी बहू शाम को जब राजरानी जी अपने लिए दूध कर रही थी, तो उनकी बहू ने आकर उनके हाथ से दूध का गिलास ले लिया और बोली, अम्मा, इतना सारा दूध अकेले पी जाओगी? कम से कम यह तो देख लो कि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी दूध चाहिए। और आप हैं कि सबसे छोटी बच्ची बनी पड़ी हैं। अरे अब भैंस दूध कम दे रही है, इसलिए बच्चों को दूध की कमी पड़ जाएगी। दिन में दूध मांगेंगे तो मैं कहाँ से लेकर आऊँगी? थोड़ा कम दूध ले लिया करो। राजरानी जी ने छोटा गिलास लिया और उसमें अपने लिए दूध कर लिया। बहू इतना कहकर चली गई। अगली सुबह फिर से खाना खाने के समय जब राजरानी जी बैठी, तो छोटी बहू एक भगोने में दूध भरकर अपने कमरे में ले गई और बड़ी बहू ने भी दूध भरकर अपने कमरे में रख दिया कि दिन में बच्चों को दूध की ज़रूरत पड़ती है। और फिर शाम को तो और दूध आ ही जाएगा। माँ जी, आप तब ले लेना दूध। वैसे भी दोनों टाइम दूध पीना ज़रूरी नहीं है, बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। राजरानी जी सब कुछ देख रही थी और समझ भी रही थी, पर अभी तक वह चुप थी। उन्होंने कुछ न कहा। वह सब्र कर रही थी। जब तक उनसे सहन किया जा रहा था तब तक वह चुप थी। वह खाना खाकर आराम करने के लिए भी घर घेर में ही चली गईं और घेर में जाकर लेट गईं। शाम को वहां से जब काम निपटा कर आईं तो आकर उन्होंने दूध रख दिया। बड़ी बहू ने दूध गर्म किया और फिर से दोनों बहू अपने अपने बच्चों के लिए आधा आधा दूध लेकर अपने अपने कमरे में चली गईं। राजरानी जी ने देखा कि उनके लिए केवल 2 ही रोटियां बची हुई थी।
और दूध भी नहीं बचा।